हाय फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दी निफ्टी एनालिसिस। आज हम बात करेंगे सबसे पहले टर्म पे जो है स्ट्रक्चर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्ट्रक्चर देखना किसी भी चार्ट के लिए एटमोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर आपने स्ट्रक्चर को सही से आइडेंटिफाई कर लिया तो शायद आपके लिए चार्ट्स को रीड करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए पहले चलते हैं, स्ट्रक्चर को रीड करते हैं। तो सबसे पहले एक मीडियम टर्म का स्ट्रक्चर ले लेते हैं। तो मीडियम टर्म स्ट्रक्चर इज शोइंग दैट इट इज अ लो हाई विच इज अ लोअर हाई, then it is a low and it is a lower high. That means कि जो medium term structure है that is your negative structure, lower high lower low में structure है। ये नेगेटिव स्ट्रक्चर का एक काउंटिंग होती है, लेकिन अगर आप सेम स्ट्रक्चर को बहुत शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में देखेंगे देन इट इज लाइक इट इज नॉट मेकिंग एनी लोअर लोज। सो पॉइंट है कि अगर आप इस स्ट्रक्चर को रेड कर देते हैं तो इस रेड स्ट्रक्चर में हमें मालूम चलेगा कि इस वक्त जो स्ट्रक्चर चल रहा है दैट इज आपका मीडियम टर्म का बियरिश है, और अगर आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म देखेंगे दैन इट इज बुलिश। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो क्या इस दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि जो भी ट्रेडर होते हैं अगर वो बहुत शॉर्ट टर्म है तो उनको ये ग्रीन वाला स्ट्रक्चर देखना है वेयर लोज आर डिनाइड, लोज नहीं लग रहे हैं, और जो मीडियम टर्म के ट्रेडर हैं उनको देखना है ये वाला स्ट्रक्चर, रेड वाला स्ट्रक्चर जो कि बेयरिश चल रहा है। दैट मीन्स कि अगर मीडियम टर्म के लिए यहाँ पे कहीं पे निफ्टी आता है जो कि भी हम चेक करेंगे तो उनको सेल के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। एक शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर हैं वो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से चलेंगे और कहीं पे भी लोज जो प्रीवियस स्ट्रक्चर के लो के पास लगता है वो बाई के लिए देखेंगे, राइट। सो लेट्स सी कि क्या होता है। तो अभी हमने देखा कि जो स्ट्रक्चर है उसको हम टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो आपका मीडियम टर्म है, हम मीडियम टर्म को क्या लिखेंगे, निगेटिव, जो मैं डिनोट कर रहा हूँ इससे निगेटिव, और जो बहुत ही शॉर्ट टर्म है दैट इज पॉजिटिव, राइट। तो मैं डिनोट कर रहा हूँ पॉजिटिव से। तो ये दोनों चीज़ें आपको देखनी है कि जो जब हमने स्ट्रक्चर पे बात करी तो ये हमें मीडियम टर्म नेगेटिव मिला और जो हमारा शॉर्ट टर्म है वो हमें पॉजिटिव मिला, राइट। सो ये बात हो गई आपकी स्ट्रक्चर पे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट विच वी विल डिस्कस एंड डिसाइड वो है आपका, जब हम इस पे बात करते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ज़रूरी एक फैक्टर होता है जिसको हमें डिसाइड करना होता है कि कहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेगा शॉर्ट टर्म में, कहाँ पे मीडियम टर्म में रेजिस्टेंस लेगा और कहाँ पे सपोर्ट लेगा। सो बेसिकली व्हाट वी हैव सीन कि लास्ट टर्म जब यहाँ से इसने बाउंस बैक किया था तो ये प्रीवियस लो का सपोर्ट था। तो क्लियरली हमें मालूम है कि 16,600 16,700 एक हमारे लिए सपोर्ट जोन है जिसको ब्रीच करते ही हमें काफ़ी डाउनसाइड देखने के लिए मिलेगी। ये हो गया एक मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। और एक मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव में अगर हम रेजिस्टेंस ले तो वी नो दैट दिस इज द रेजिस्टेंस जोन विच इज कमिंग। सो दैट मीन्स कि अगर ये 16,500 क्रॉस करता है तो 16,500 के ऊपर जाने पे हमें कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट भी देखने के लिए मिल सकता है। So let me write this. Overall support is 15,600 around, और overall जो resistance है जो मैं यहाँ पे इसके ऊपर लिखूंगा तो overall resistance आपका क्या रहेगा, let me see, let me show you 16,500. So यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 16,500. Just give me a second. अगर मैं इसको दोबारा लेता हूँ, टेक्स्ट में जाता हूँ, 40 डालता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ 16,500. So 16,500 इसको मैं रेड कर दूंगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस है और ये आपका ग्रीन हो जाएगा क्योंकि ये सपोर्ट है। डन। तो ये हमें दो मीडियम टर्म के सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल गए। दिस इज ऑल अबाउट मीडियम टर्म। लेकिन व्हाट अबाउट शॉर्ट टर्म? तो शॉर्ट टर्म के लिए सिंपल है। शॉर्ट टर्म के लिए हमें ये रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है जो आपका मई 2022 से क्रॉस नहीं हो पा रहा है। तो अगर इस शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो ये शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस आपका कहाँ पे ब्रीच होता है, ये लेवल है आपका 16,400। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 16,400 एक आपका शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है जो कि आपका क्रॉस होना बहुत ज़रूरी है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 16,400 और 16,500 ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसकी एक रेंज बन गई रेजिस्टेंस की विच इज़ 16,400 से 16,500। ये रेजिस्टेंस आपको याद रखना है। जब तक निफ्टी इसके ऊपर ट्रेड नहीं करता तो हमें यहाँ पे आपके शॉर्ट टर्म में अपसाइड मूव की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। और अगर कोई भी अच्छा खासा सपोर्ट नीचे साइड में ब्रेक होता है दैट मीन्स कि अगर 15,600 मीडियम टर्म में ब्रीच होता है तो हमें एक और फॉल देखने के लिए मिल सकता है ऑन द डाउन साइड। और अगर शॉर्टर टर्म में देखेंगे तो शॉर्टर टर्म में आपका लेवल है 15,980 से लेके 15,900। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15,980 से 15,950। तो ये आपका एक शॉर्ट टर्म में सपोर्ट बना रहेगा। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, दिस इज ग्रीन।
तो जब तक ये सपोर्ट शॉर्ट टर्म में ब्रीच नहीं होता तब तक हम इसको डाउन साइड में नहीं मानेंगे। तो ये हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में आफ्टर द स्ट्रक्चर लेवल कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें कैसे देखने हैं यहाँ पे। डन। नाउ वी लेट्स मूव ऑन दी थर्ड पॉइंट जो है सेंटिमेंट्स। अब सेंटिमेंट्स क्यों लिखा है दोस्तों? देखिए सेंटिमेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी मार्केट को ड्राइव करने का। तो अगर हम सेंटिमेंट्स की बात करेंगे तो हमें ये समझना चाहिए कि जब हम सेंटिमेंट्स की बात करते हैं तो हमें वेरियस फैक्टर देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि एफआईज क्या कर रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो आपके एफआईज हैं उनका फ्लो क्या है। तो अगर एफआईज का फ्लो देखेंगे तो एफआईज का फ्लो इस वक्त नेगेटिव है, सो दैट इज अ नेगेटिव सेंटिमेंट। अगर आप ओवरऑल न्यूज़ लिखेंगे जैसे आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गई या आरबीआई रेट पॉलिसी हो गई या आपका इन्फ्लेशन रेट हो गया, तो ऑल दी मैक्रो फैक्टर्स क्या है इस वक्त सेंटिमेंट्स नेगेटिव है मैक्रो फैक्टर का। अभी मैं आपको बताता हूँ ये मैं क्यों लिख रहा हूँ मैक्रो फैक्टर्स। अगर मैक्रो फैक्टर्स देखेंगे तो नेगेटिव टर्म्स पे है इस वक्त, और आपका जो बाकी के पॉसिबिलिटीज जितनी भी न्यूज़ इस वक्त आ रही है, चाहे वो आपके कंपनी के उससे रिलेटेड हो कि कंपनी में क्या आपको इस वक्त रिजल्ट्स आ रहे हैं, अगर वो सारे टर्म्स पे देखेंगे तो उस वक्त भी उसके टर्म्स पे यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव चीज़ नहीं देखने के लिए मिल रही है, राइट। सो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो एफआईआईज मैक्रो फैक्टर्स सब नेगेटिव, सेंटिमेंट सेट्स ओवरऑल नेगेटिव। लेकिन याद रखिएगा मार्केट का लॉस तभी बनता है जब सेंटिमेंट अल्टीमेटली नेगेटिव हो। तो ये सेंटिमेंट टर्म्स पे बात हो गई। ना अगर हम फोर्थ पॉइंट पे बात करेंगे इंडिकेटर्स, तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। और इस इंडिकेटर में सबसे पहला इंडिकेटर मैं लूँगा मूविंग एवरेज। सो इफ़ यू विल सी दिस रेड मूविंग एवरेज, मैं एक सेकंड के लिए इसको हाइड कर देता हूँ। सो इफ़ यू विल सी दिस रेड मूविंग एवरेज, तो रेड मूविंग एवरेज क्या दिखा रहा है कि ये जो पुरानी बार इसने बाउंस बैक दिया था, इफ़ यू विल सी दिस जोन, सो जब भी लास्ट टाइम इसने बाउंस बैक दिया था इस जोन पे, अगर आप ये जोन बहुत ध्यान से देखेंगे तो हमें क्लियर कट मालूम है कि इस जोन पे जो ये मूविंग एवरेज था इसी ने रेजिस्टेंस लिया था। तो इस टाइम पे भी वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये जोन ही एक मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस हो सकता है, और जो ये गैप देख रहे हैं ये भी यहाँ पे फेल हो सकता है, राइट। सो मूविंग एवरेज टर्म्स पे इस वक्त नेगेटिव है, और यही चीज़ हमने अभी यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस में बात करी थी कि अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस 16,500 पे, मूविंग एवरेज भी ऑलमोस्ट अराउंड 16,500 से 16,600 पे है, दैट मीन्स यहाँ पे जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होंगे यहाँ पे ये सेंटिमेंट्स आपके नेगेटिव बने रहेंगे। और रही बात अब सेकंड ईएमए की, तो सेकंड इंडिकेटर की, दैट इज आरएसआई। तो अगर आप आरएसआई को देखेंगे तो पिछला जो लो था दिस वन, ये जो लो था दोस्तों, ये लो और ये लो, अगर आप ये दोनों लोज देखेंगे तो दोनों लोज में इस वक्त कोई भी डाइवर्जेंस नहीं है। इसका मतलब है कि अभी भी यहाँ पे एक्चुअल बाइंग इमर्ज नहीं हो रही है। अगर ये डाइवर्जेंस होता, डाइवर्जेंस मीन्स क्या होता है कि इंडिकेटर्स अब जा रहे होते हैं, प्राइजेस नीचे आ रहे होते, तो इसमें एक हम पॉसिबिलिटी देख सकते थे, लेकिन देयर इज नो डाइवर्जेंस एज ऑफ नाउ। तो इन डाइवर्जेंस पे क्लियरली हमें ये मालूम चलेगा कि यहाँ पे अभी तक कोई भी बाइंग नहीं आ रही है। लेकिन एक चीज़ और देखने वाली होती है कि जब भी आपको अगर मार्केट में बाय करना है तो हमेशा ट्राई तब करिए जब आरएसआई लोस पे हो। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे थे आरएसआई लो पे थी, इसलिए हमें यहाँ पे एक ठहराव देखने के लिए मिल रहा है, और यहाँ से निफ्टी ट्राई कर रहा है, मार्केट ट्राई कर रहा है कि थोड़ा कंसिस्टेंट हो सके, थोड़ा इसमें यहाँ पे होल्ड कर सके, राइट। ये आपके लिए फैक्टर देखने वाला होगा कि यहाँ से अब कभी भी अगर ये हाई टच करता है, अगर ये आप हाई देख रहे हैं और बाई चांस अगर ये हाई टच करता है, और एल्स अगर हमें एक मीडियम टर्म का जोन चाहिए, तो मीडियम टर्म में अगर ये इसी जोन से वापस आता है तो यहीं कहीं दो जोन होंगे जहां से निफ्टी वापस आएगा। इंडिकेटर टर्म्स में हमें आरएसआई और उस पर देखने के लिए मिल रहा है। नाउ इफ वी विल गो एंड चेक कि हमारा जो लास्ट सेगमेंट है वो क्या है, एमटीएफ। व्हाट इज एमटीएफ दोस्तों? एमटीएफ इज नथिंग, इट इज अ मल्टीपल टाइम फ्रेम। तो अगर हम एमटीएफ को देखेंगे तो मल्टीपल टाइम फ्रेम में क्या होता है कि हम एक व्यू ले लेते हैं मंथली, वीकली एंड डेली का, फिर हम उसको क्लब करते हैं। तो जैसे अगर हम मंथली चार्ट्स पे गए, इसी के सेम चार्ट्स पे गए, और मैं सबको अगर एक बार हाइड कर देता हूँ, बाकी सारी चीज़ें छोड़ के अगर मैंने इसको हाइड कर दिया, तो अब आपको समझ में क्या आएगा दोस्तों, धीरे धीरे करके देखिएगा कि आपको ये चीज़ यहाँ पे रियलाइज होने लग जाएगी कि अब हमें यहाँ पे ओके एमटीएफ, क्योंकि अब मंथली देख रहे हैं तो मंथली व्हाट वी कैन सी कि एक मंथ फॉल आता है, फिर सेकंड मंथ हमें एक बाउंस बैक देखने के लिए मिलता है विच गोज अप टू 18,200, फिर एक फॉल आता है, फिर एक बाउंस बैक देखने के लिए मिलता है। सो दिस इज व्हाट हैज हैपनिंग एज ऑफ नाउ। सो व्हाट वी आर सीइंग कि अभी एक बाउंस बैक तो आया है, लेकिन बाउंस बैक ने नया लो कोई नहीं आइडेंटिफाई करा है। तो अगर आप बाउंस बैक की बात करें तो क्लियरली हमें मालूम चलेगा कि यहाँ पे
एक अगर हम इसको विदाउट विक्स चार्ट ले ले तो हमें मालूम चलेगा कि दिस इज द जोन ऑफ 17,400 17,300 ऑन क्लोजिंग बेसिस और मंथली क्लोजिंग बेसिस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मंथली क्लोजिंग बेसिस। सो मंथली क्लोजिंग बेसिस पे हमें क्लियर कट क्या दिख रहा है दोस्तों, ये लेवल दिख रहा है 17,400 से 17,500, 17,400 से 17,500। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपके लिए क्या होगा दोस्तों, जब आपके लिए, क्योंकि ये मंथ तो ऑलरेडी ओवर होने वाला है, हम जून मंथ की बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट 1 मंथ में 17,400 17,500 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन, जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा तब तक ओवरऑल हम तेजी नहीं देखेंगे। सेकंड, अगर इसी को हम हैकेनाशी चार्ट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो प्रीवियस मंथ का जो हाई है दैट इज 17,100। सो क्लियर कट हमारे पास एक जोन मिल गया। अगर हम हैकेनाशी को भी इंक्लूड कर लें तो 17,200 से 17,400, तो इस 500 को यहाँ से रिमूव कर देते। ये जून मंथ के लिए हमारे पास एक रेजिस्टेंस हो गया है, याद रखिएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट जून मंथ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज फॉर जून मंथ, राइट। ओके, नाउ if we will convert this same chart in the weekly format, तो weekly format में आप देखेंगे कि अभी भी किसी भी वीक के हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा है फ्रॉम लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 वीक से किसी भी वीक के हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। दैट मीन्स कि अगर आप वीकली टर्म्स पे देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये जो जोन है 16,400 ये रीच होना विद गुड वॉल्यूम बहुत ज़रूरी है। तो वीकली बेसिस पे जो ब्रीच होना है वो क्या बेसिस पे होना है, मैं यहाँ पे एक बार फिर से लिख देता हूँ। सो इसको थोड़ा सा हम ऊपर शिफ्ट करेंगे एंड फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वीकली बेसिस पे अगर बात करें तो आपके लिए 16,000 जो ये लेवल है आपका 16,400, जो कि हम देख चुके 16,500 ऑन द कैंडलस्टिक्स। और अगर हम हैकेनाशी में बात करें तो 16,500 ये हम ऑलरेडी देख चुके। देखिए लास्ट वीक का हाई कितना है 16,500, तो ये आपके लिए होल्ड करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मंथली जो पूरे जून मंथ के लिए काम आएगा वो 17,200 और वीकली बेसिस नेक्स्ट वीक के लिए 16,400 और 500 के ऊपर ये अगर सस्टेन करता है तो हमें कोई अपसाइड दिखेगी, अदरवाइज यहाँ से फिर से हम एक डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कैंडल फॉर्मेशंस की बात करें तो दिस इज वी कैन क्लियरली सी कि इट्स काइंड ऑफ बुलिश इनगल्फिंग। तो बुलिश इनगल्फिंग में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि बुलिश इनगल्फिंग में अभी भी 2 कैंडल्स काफ़ी डिमांड आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये डिमांड कंटिन्यू रहती है 16,500 के ऊपर क्लोज करती है देन पॉसिबिलिटी इज देयर कि हम हो सकता है कि कहीं 17,200 से 17,400 के बेसिस पे चलने की कोशिश करें, राइट। व्हाट अबाउट द डेली बेसिस? तो अगर आप डेली बेसिस में देखेंगे और अगर आप इसको इंक्लूड कर लेंगे तो डेली बेसिस पे आपके लिए यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा है कि आपके पास जो यहाँ पे जो कैंडल्स हैं, जो आप बड़ी बड़ी डिमांड कैंडल्स देख रहे हैं, उन डिमांड कैंडल्स के प्रेशर आता ही आता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो डिमांड कैंडल है और उसके जो प्रेशर आ रहा है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपके लिए यहाँ पे जब तक 16,500 के ऊपर एक डिमांड कैंडल नहीं बन जाती, सो लेट मी राइट दिस कि अगर आप डेली बेसिस पे देखेंगे, डेली बेसिस तो क्लियरली वन गुड डिमांड कैंडल above 16,500 is utmost important, right? ये जब तक नहीं बनती है तब तक आपकी यहाँ पे कोई भी अपसाइड पॉसिबिलिटी नहीं है। सो दिस इज टॉप टू डाउन अप्रोच, जहाँ पे हमने सारे फैक्टर्स को काउंट किया। जैसे स्ट्रक्चर देख लिया हमने, सपोर्टेड रेजिस्टेंस जो हमने फाइंड किया था वो हमने यहाँ पे देख लिया, दिस इज द सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट। और फिर उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे कि आपका सेंटिमेंट्स क्या है, जो एफआईज वगैरह हैं या जो मैक्रो फैक्टर्स जो है वो क्या है। फिर हमने इंडिकेटर्स पे बात करी थी और फिर उसके बाद हमने जज किया इसको आपके नॉर्मल जो एमटीएफ के बेसिस पे। अब एमटीएफ क्या होता है, मल्टीपल टाइम फ्रेम, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मल्टीपल टाइम फ्रेम के बेसिस पे हमने इसको ऑब्जर्व किया तो मालूम चला कि ये कहीं ना कहीं जो ये एनालिसिस है ये आपको देखने के लिए मिली। मार्केट देती है सबको कमाने का मौका। सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बटन दबा के मारो मौके पे चौका।
सो होप गाइज दिस विल हेल्प। और आपका 16,400 500 के ऊपर सस्टेन होता है तो वी विल ट्राई टू यू नो टच 17,200। एंड अगर ओवरऑल ये 15,600 के नीचे रहता है तो आपके लिए आप फिर से वो 15,000 की ओर जाने की कोशिश करेगा, राइट। तो अभी के लिए आपके लिए जो भी स्ट्रक्चर नेगेटिव है, अगर आप मीडियम टर्म ट्रेडर हैं तो ऊपर सेल करने की कोशिश करें अराउंड 17,200। और अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो आप बाय करने की कोशिश करें। तो चाहे जो प्रीवियस लो था 16,000 का ऑलमोस्ट, उसके पास अगर आपको बनता है तो आप बाय करें नेक्स्ट वीक के लिए। और अगर 16,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो होल्ड करें 17,000 तक। This is what we can tell you on the Nifty charts as of now. So guys, I hope this video will help, and if so, then please try to share this chart with everyone you know, so that they can also get the benefit. Thank you guys. Thank you for listening. Bye bye. Take care.